और क्लास आज हमारे पास जो है वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट विल बी द सेल। सेल का चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। तो सेल की अगर हम जनरल बात करें तो सेल हमारे पास क्या चीज होती है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, जो लाइफ इटसेल्फ हमारे पास होती है, जिंदगी जो होती है, लाइफ जो होती है, उसका बेसिक यूनिट हमारे पास सेल होता है। ठीक है। सेल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। लाइफ जिन चीजों में एग्जिस्ट करती है वो बड़ी से बड़ी भी हो सकती है और छोटी से छोटी भी हो सकती है। तो सबसे छोटी चीज जिसके अंदर लाइफ आपके पास मौजूद होती है, मतलब वो चीज जिंदा करार दी जाती है, वो आपके पास सेल का स्ट्रक्चर होता है। ये सेल आपके पास सबसे छोटी चीज है जिसको आप कहेंगे कि वो लाइफ उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। It is the least set of chemicals that with the help of life turns into a stable living systems with the help of with the self-replication property. Cells are the basic unit of life. Basic unit of life होता है हमारे पास क्या चीज? Cell. Cell is the most puzzling mystery of nature about which it is believed that the day scientists will understand it fully, they would be able to unravel the secret of life and death. The discovery of cells and their structure became possible with the development of optical lenses and with the construction of compound microscopes. अच्छा जी। सेल्स हमारे पास जो होते हैं वो नेचर की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि कोई भी सेल हमारे पास जो होता है वो वजूद में कैसे आता है, वो काम किस तरीके से करता है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो फर्दर किस तरीके से काम करती है, एक छोटा सा सेल इतने सारे फंक्शंस कैसे कर लेता है। तो ये चीजें हमारे पास बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं जो साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर पाते। कहा यह जाता है कि जिस बंदे ने ये चीज डिस्कवर कर ली कि सेल हमारे पास क्या चीज होती है, सेल की पूरी मिस्ट्री पहचान ली, तो वो हमारे पास ये सीक्रेट बता पाएगा कि लाइफ और डेथ कैसे। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है साइंस के अंदर कि सेल जो होती है वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हमारे पास होती है। द डिस्कवरी ऑफ सेल्स, हमारे पास सेल्स जो होते हैं वो डिस्कवर कैसे किए गए? सेल्स हमारे पास नेकेड आई से तो कोई देख नहीं सकता, ठीक है, अपनी ऐसी नॉर्मल आंख से आप उस सेल्स को नहीं ऑब्जर्व कर सकते। आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा होगा लेकिन आपको सेल उसका नजर नहीं आएगा। उसका सेल ऑब्जर्व करने के लिए आपको स्पेशल लेंसेज लगाने पड़ते हैं जिनका दूसरा नाम माइक्रोस्कोप भी होता है। तो हिस्ट्री के अंदर आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया गया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले डिफरेंट तरीके के ऑप्टिकल लेंसेज होते थे जिन ऑप्टिकल लेंसेज को बीच में लाके उस सेल को ऑब्जर्व किया जाता था। आहिस्ते आहिस्ते जैसे मॉडर्नाइज होते गए तो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया जिससे और क्लियरली चीजों को ऑब्जर्व किया जा सके। द टर्म सेल was first used by Robert Hooke to describe the investigations on the structure of core. हमारे पास जो सेल की टर्म है, जो सेल हमारे पास वर्ड बना है, वो बनाया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया क्या था? उन्होंने एक कॉर्क की इन्वेस्टिगेशन करी थी। कॉर्क हमारे पास एक लकड़ी का एक पीस होता है। उस लकड़ी के छोटे से पीस को जो बोतलों के ऊपर पुराने जमाने में लगाया जाता था, कॉर्क हमारे पास वो होता था। तो उस कॉर्क को उन्होंने कट करके उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप नहीं लेंसेज के अंदर उन्होंने रख के देखा। रॉबर्ट हुक ने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने उस कॉर्क के सेल्स को, कॉर्क को रखा था और उसको ऑब्जर्व किया था कि कॉर्क के अंदर होता क्या है। तो उन्हें कॉर्क के अंदर चकोर चकोर से डब्बे नजर आए, ठीक है। उन्हें कॉर्क के अंदर कोई इस तरीके के स्क्वायर्स नजर आए थे। ये इस तरीके के स्क्वायर्स उन्हें नजर आए थे कॉर्क की सेल के अंदर। कॉर्क के स्ट्रक्चर के अंदर उन्हें इस तरीके के सेल्स नजर आने शुरू हुए। तो जब उन्होंने ऐसे सेल्स देखे तो उन्होंने बोला कि यार ये ऐसे सेल्स जो है हमारे पास, ये सेल्स हमारे पास एक जेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक सेल बना रहे हैं। उस जमाने में भी जेल होती थी, जेल को सेल कहते थे। तो सेल हमारे पास, उन्होंने इस सेल का नाम रख दिया, इन डब्बों का नाम रख दिया सेल। ये सेल की तरीके से हमें दिख रहे हैं। वहां पे एक जगह बनी है, एक बाउंड्री है, ठीक है, एक चार दीवारी है वहां पे। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया रॉबर्ट ब्राउन के नाम से। इन्होंने एक स्फेरिकल बॉडी ऑब्जर्व करी। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सिर्फ सेल देखा था। उस सेल के अंदर उन्होंने और कुछ नहीं देखा था। जैसा कि मैं आपको बना के दिखा रहा था कि वो उन्होंने सिर्फ बाउंड्री देखी थी। ये चकोर चकोर से उनके पास वहां पे सेल्स मौजूद थे। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व की। उसके अंदर क्या चीज होती है, क्या नहीं होता है, ये चीजें डिस्कवर नहीं हुई थी तब तक। दूसरे साइंटिस्ट जो हमारे पास आए थे रॉबर्ट ब्राउन के नाम से, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो सेल्स हमारे पास होते हैं उन सेल्स के अंदर एक सर्कुलर सी चीज भी मौजूद होती है।
तो अगर इस चीज को मैं ड्रॉ करके बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी कि उन्होंने सिर्फ स्क्वायर्स ऑब्जर्व किए कि डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर्स मौजूद है हमारे पास। उन स्क्वायर्स का नाम उन्होंने क्या रख दिया था, सेल्स। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन आए थे, रॉबर्ट ब्राउन जो हमारे पास आए, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने सेल्स ऑब्जर्व किए थे किसमें, कॉर्क के सेल्स में अंदर, कॉर्क हमारे पास ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज में ऑब्जर्व किए थे, उन्होंने फूलों के अंदर देखा था। फूल कौन से, ऑर्किड्स फूल थे। ये ऑर्किड्स हमारे पास फूल थे, उन फूलों के अंदर सेल्स उन्होंने देखे थे। तो उन सेल्स के अंदर उन्हें क्या नजर आया था, ये उन्हें एक सेल नजर आया। ठीक है, इस तरीके के उन्हें सेल नजर आए। इन सेल्स के अंदर उन्होंने एक सर्कुलर सी चीज देखी, छोटी सी, इस तरीके की उन्हें सेल नजर आया। उस सेल के अंदर उन्होंने एक सर्कुलर सी चीज देखी। ठीक है बेटा, कॉर्क हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है लकड़ी का। एक लकड़ी होती है सॉफ्ट सी, जो आपने देखा होगा टीवी के ऊपर भी या मूवीज के अंदर भी, कि बोतलों के ऊपर वो कॉर्क लगाया जाता था जब ढक्कन नहीं होते थे पुराने जमाने में। पुराने जमाने में कैप तो होते नहीं थे, कैप हमारे पास नहीं होते थे, तो हमारे पास कॉर्क लगाया जाता था बोतलों के अंदर, जो फिट कर दिया जाता था। फिर उस कॉर्क को खींच के निकाला जाता था। तो वो कॉर्क के सेल्स उन्होंने ऑब्जर्व किए थे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने फिर हमारे पास क्या चीज देखी, ऑर्किड्स के अंदर उन्होंने क्या देखा कि जो सेल्स थे इनके अंदर एक छोटा सा सर्कुलर से चीज है, कुछ ये छोटी सी एक सर्कल सी चीज है यहाँ पे कोई, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया हर सेल के अंदर। ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ एक सेल के अंदर हो, हर सेल के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा सर्कल मौजूद है। तो वो सर्कल का नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस उन्होंने नाम रखा उस सर्कल का। एक स्फेरिकल बॉडी थी, उसका नाम उन्होंने द न्यूक्लियस रखा। The fact that living organisms have a cellular organization was emphasized by Sheldon and Schwann. Sheldon and Schwann, ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, श्लेडीन के नाम से और श्वान के नाम से। इन्होंने क्या चीज बताई थी, इन्होंने बोला था कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हुई है। ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमारे पास अगर एक सेल है तो इस सेल के अंदर कंपार्टमेंट बने। कंपार्टमेंट से मुराद के एक चीज है, फिर दूसरी चीज भी हमारे पास है, फिर तीसरी चीज भी हमारे पास है, फिर तीसरी चीज भी हमारे पास है यहाँ पे, फिर एक और चीज हमारे पास है। इस तरीके से इसकी ऑर्गेनाइजेशन हुई। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक लिस्ट है चीजों की, वो चीजें हमारे पास उस सेल के अंदर मौजूद है, वो पूरी लिस्ट वाली चीजें हमारे पास उस सेल के अंदर मौजूद है। तो वो ऑर्गेनाइज हुई है चीजें हमारे पास। इन दो साइंटिस्ट ने ये चीज बताई थी। उसके बाद हमारे पास जो श्वान के नाम से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी, दैट द न्यूक्लियस वाज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड इन द सेल। His observation thus changed the definition of a cell, and he described the cell as a structure which consists of a nucleus surrounded by a semi-fluid substance enclosed by a membrane. Later, it was pointed out that the structure of a cell in animals and plants is similar, with only one difference. The plant cell has a cell wall in addition to the cell membrane. अच्छा जी, जो श्वान थे उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, कि जो सेल उन्हें नजर आया था, ठीक है, जो सेल उनको नजर आया था, उस सेल के अंदर उन्होंने ये देखा कि न्यूक्लियस के बराबर में एक फ्लूइड सी चीज है। उन्हें न्यूक्लियस के बराबर में फ्लूइड नजर आया। ठीक है, एक दूर से उन्हें फ्लूइड नजर आया। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन रखी सेल की, उन्होंने सेल की ये डेफिनेशन रखी कि सेल हमारे पास एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक लिक्विड सी चीज मौजूद है, सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड मतलब जेली लाइक चीजें मौजूद है यहाँ पे। वो जेली लाइक चीजें एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद हुई। ये चीज जो थी उन श्वान ने बता दी कि भाई एक सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, एक दीवार है सेल मेम्ब्रेन की। उस सेल मेम्ब्रेन की दीवार के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास एक जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। ये चीजें उन्होंने हमें बता दी श्वान ने। तो हमारे पास ये चीज हुई क्या, इस चीज से प्रूफ क्या हुआ हमारे पास कि इससे फिर हमारे पास दो डिफरेंसेस निकले कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर फर्क क्या होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर वाजे फर्क फिर लोगों को ये दिखा कि एनिमल सेल जो थे वो सारे के सारे एक रेगुलर शेप के थे, और प्लांट सेल सारे के सारे रेगुलर शेप के थे, और एनिमल सेल सारे के सारे ऐसे स्फेरिकल शेप में।
तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दोनों सेल्स के अंदर कॉमन होती है। प्लांट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल के अंदर भी होती है। ये चीज और ये चीज, ये दोनों हमारे पास क्या चीज होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों की दोनों सेल मेम्ब्रेन हमारे पास, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज भी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये चीज ऑब्जर्व करी गई थी कि एक सेल वॉल इनके पास एक्स्ट्रा होती है, और जो एनिमल और प्लांट सेल्स होते हैं उन दोनों के पास कॉमन क्या चीज होती है, सेल मेम्ब्रेन कॉमन होती है। ये चीजें हमारे पास डिस्कवरी की गई। इसके बाद हमारे पास है इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। एक सेल थ्योरी दी गई थी ये डिफाइन करने के लिए कि सेल्स किन चीजों को कहते हैं, कौन सी चीजें हमारे पास सेल की कैटेगरी के अंदर आएंगी, या फिर किन चीजों को हम सेल का नाम दे सकते हैं। तो उन चीजों को ढूंढने के लिए एक सेल थ्योरी दिखाई गई। हुआ क्या था, हमारे पास 1838 के अंदर एक साइंटिस्ट थे श्लेडीन के नाम से। ये हमारे पास एक जर्मन बॉटनिस्ट थे हमारे पास, ये पौधों के ऊपर काम करते। तो इन्होंने क्या चीज देखी थी, इन्होंने सारे डिफरेंसेस हटा के सारे स्ट्रक्चर के अंदर वेरियस टिश्यूज प्लांट्स के उन्होंने देखे थे। उन प्लांट्स के टिश्यूज के अंदर उन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया था। तो वो सेल्स को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो हमारे पास बाद में फिर एक और साइंटिस्ट आए, वो श्वान के नाम से। जो श्लेडीन थे उन्होंने प्लांट्स के ऊपर काम किया था, जो श्वान थे उन्होंने एनिमल सेल्स के ऊपर काम किया, ठीक है। तो दोनों ने, एक ने प्लांट सेल्स के ऊपर काम किया और एक ने एनिमल सेल्स के ऊपर काम किया। दोनों ने सेल्स के ऊपर काम किया हमारे पास। फिर दोनों की इंफॉर्मेशन को लेते हुए, मद्देनजर रखते हुए एक सेल की थ्योरी बनाई गई थी। ये सेल जो होता है वो होती क्या चीज है असल में, सही से समझने के लिए इन दोनों की इंफॉर्मेशन को लेकर एक सेल की थ्योरी बनाई। सेल की थ्योरी थी क्या हमारे पास, उसके अंदर 2 पॉइंट्स थे। ये 2 पॉइंट्स उसके अंदर थे। क्या 2 पॉइंट्स थे, कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद है दुनिया में, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या चीज है, वो या तो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए, ठीक है। वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। ये चीज आ गई सेल थ्योरी के अंदर। दूसरा पॉइंट ये आया सेल थ्योरी में कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ जहां पे भी होगी हमारे पास, उसका बेसिक यूनिट क्या होगा, सेल होगा। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास इसकी सेल थ्योरी के अंदर आ गई। इसके बाद हमारे पास जो दोनों साइंटिस्ट थे, श्लेडीन और श्वान के नाम से जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, इनके आइडियाज ने क्या किया, इन्होंने इनके आइडियाज से सिर्फ सेल का ओरिजिन हुआ, बट ये क्या हुआ, इन्होंने दोनों ने अग्री किया कि ये डिनोवो स्ट्रक्चर होता है। डिनोवो स्ट्रक्चर होने का मतलब कि सेल जो है वो नॉन सेलुलर मटेरियल से बन सकता है। नॉन सेलुलर मटेरियल से बन सकता है मतलब क्या चीज, कि वो किसी भी चीज से सेल बन सकता है हमारे पास। कोई नॉन लिविंग थिंग होगी उससे भी सेल बन सकता है हमारे पास। उन्होंने थ्योरी ये दी, ठीक है। जो श्लेडीन और श्वान थे उन्होंने क्या बताया कि सेल हमारे पास डिनोवो स्ट्रक्चर होता है। डिनोवो स्ट्रक्चर वो चीज होती है जो किसी भी चीज से, किसी नॉन लिविंग थिंग से बन जाती है। तो उन्होंने क्या चीज बोला कि सेल का स्ट्रक्चर डिनोवो स्ट्रक्चर। डिनोवो स्ट्रक्चर का मतलब कि सेल जो होता है वो किसी भी चीज से बन सकता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग के अंदर से भी सेल हमारे पास बन सकता है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये चीज सोची। बाद में हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, रोडोल्फ वर्चो के नाम से। ये रोडोल्फ हमारे पास साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट्स करवाए, इन्होंने अपनी रिसर्च करी। इनकी रिसर्च के मुताबिक पता चला कि जो ये पॉइंट था ना, तीसरा पॉइंट शेल्डन और श्वान वालों का जो पॉइंट था कि सेल जो है डिनोवो स्ट्रक्चर है, ये गलत पॉइंट था। इनकी रिसर्च से ये पता चला कि ये गलत पॉइंट है। सेल जो होता है वो हमेशा तभी वजूद में आएगा जब एक पुराना सेल मौजूद होगा। ये चीज इन्होंने बताई थी रोडोल्फ ने, कि हमारे पास एक पुराना सेल आएगा, उसके बाद उस पुराने सेल से एक नया सेल बनेगा, फिर उस नए सेल से एक और सेल बनेगा, फिर उस सेल से एक और सेल बनेगा। इस तरीके से सारा काम चलेगा, कोई नॉन लिविंग थिंग से सेल नहीं बन जाता। उन्होंने ये चीज बोली थी। तो ये तीसरा पॉइंट फिर रोडोल्फ का ऐड हुआ था सेल थ्योरी के, कि सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड हो सकते हैं, वो डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं होते। ये चीज हो गई।
उसके बाद हमारे पास आया सेल थ्योरी ब्रॉट अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी विच एस्टैब्लिश्ड दैट द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शन ऑफ द सेल यूनिट्स। सेल थ्योरी की वजह से हमारे पास काफी रेवोल्यूशन आई बायोलॉजी के अंदर, काफी चीजें डिस्कवर हुई हमारे पास, काफी ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाले सेल्स मौजूद है तो ये इस तरीके से काम करता है, अगर उस वाले के अंदर वो वाले सेल्स हो तो वो उस तरीके से काम करेगा। ये चीजें इसके अंदर डिस्कवर। Now, a cell is defined as the structural and functional unit of living organisms made up of protoplasm containing nucleus surrounded by cytoplasm and bounded by cell। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है सेल की? सेल की मॉडर्न डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड। सेल की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है हमारे पास? कि सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और उसके अंदर चीजें क्या है? वो सेल प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है, यानी वो जेली लाइक सब्सटेंस जो कह रहे थे वो प्रोटोप्लाज्म है हमारे पास। उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और वो न्यूक्लियस हमारे पास साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है और बाउंड्रीज पे हमारे पास क्या चीज होती है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद। तो ये सेल की आपकी कंप्लीट डेफिनेशन होती है आजकल की मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है माइक्रोस्कोप्स का। माइक्रोस्कोप्स हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनको यूज किया गया था सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए। The study of cells and microorganisms is dependent upon the use of an instrument called microscope. Our knowledge of subcellular organization has been improved by the development of better and more powerful microscope. जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है, माइक्रोस्कोप्स के अंदर भी एडवांसमेंट आती जा रही है और हम चीजों को और डिटेल में देख के ऑब्जर्व करके कोई ना कोई थ्योरी बना सकते हैं या फिर कोई ना कोई नई बात बता सकते हैं दुनिया को। तो हमारे पास पिछले जमाने के अंदर क्या होता था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते थे, दो लेंस होते थे, उसके अंदर ऑब्जर्व करते थे, इतना कोई खास चीज नजर नहीं आती थी। फिर आहिस्ते आहिस्ते हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा मशीनरी की तरफ चला गया। फिर हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप आ गया। फिर हमारे पास आहिस्ते आहिस्ते नए किस्म के माइक्रोस्कोप आते रहे जो कि और डिटेल में चीजों को देख सकते हैं हमारे पास। होता क्या गया? हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स हमारे पास साइंटिस्ट ने बनाई हैं। तो तीन माइक्रोस्कोप की टाइप्स हमारे पास है जो हम डिस्कस करेंगे। पहली है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप सबसे कॉमन माइक्रोस्कोप होता है। इसके अंदर नीचे से लाइट आ रही होती है, ऊपर आपने अपना सैंपल रखा हुआ होता है लाइट के और उसको आप लेंस के थ्रू देख रहे होते हैं, तो आपके पास रोशनी के जरिए वो चीजें आपको आसानी से दिख रही होती है। ये लाइट माइक्रोस्कोप होता है, बहुत कॉमन होता है हमारे पास। दूसरा हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है एक्सरे माइक्रोस्कोप। एक्सरे माइक्रोस्कोप क्या यूज करता है? लाइट इस्तेमाल नहीं करता, एक्स रेज इस्तेमाल करता है। एक्स रेज इस्तेमाल करके वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, सैंपल होता है, उसकी पिक्चर लेके हम देखते हैं एक्सरे के, एक्सरे माइक्रोस्कोप के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो हमारे पास ना तो एक्सरे इस्तेमाल करता है ना ही लाइट इस्तेमाल करता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रॉन की एक बीम मारते हैं हम सैंपल के ऊपर, सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम की वजह से हमें उसके अंदर तक के स्ट्रक्चर्स मालूम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो सबसे डिटेल माइक्रोस्कोप होता है। उस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके आप एटम्स तक देख सकते हैं कि एक सेल के अंदर कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व है और कहाँ कहाँ पे एक्ट कर, ये चीज हमारे पास होती है। दूसरा टॉपिक हमारे पास है रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन का। ये रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन क्या चीज होती है हमारे पास? माइक्रोस्कोप की तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि बहुत जरूरी होती है। किसी भी माइक्रोस्कोप को अगर आप देखें या फिर यूज करें या फिर उसको पढ़ें तो उसके अंदर तीन चीजें जो होती है वो बहुत जरूरी होती है माइक्रोस्कोप की। दीज आर मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन एंड कंट्रास्ट। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास बहुत जरूरी होती है माइक्रोस्कोप के अंदर। मैग्निफिकेशन हो गई, रेजोल्यूशन हो गई और कंट्रास्ट हो गई। ये तीनों चीजें होती क्या है? मैग्निफिकेशन हमारे पास माइक्रोस्कोप की पावर होती है कि वो मैग्नीफाई कितना कर सकता है चीज, मतलब कितना उसको जूम करके हम देख सकते हैं, ये मैग्निफिकेशन हमारे पास कहलाएगी। दूसरी चीज हमारे पास क्या चीज होती है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमारे पास क्या चीज होती है? रेजोल्यूशन वो चीज होती है माइक्रोस्कोप की, वो एबिलिटी होती है, वो उसकी काबिलियत होती है कि वो दो छोटी चीजों को आपस में अलग अलग करके दिखा सकता है। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो एक माइक्रोस्कोप हमारे पास है,
जिसके अंदर मुझे ये एक डॉट नजर आ रहा है, ठीक है। और दूसरा माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर यही डॉट मुझे दो अलग अलग डॉट्स के अंदर नजर आ रहा है, दो छोटे डॉट्स के अंदर नजर आ रहा है। तो मेरे पास इस वाले माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन जो है वो कम होगी, इस वाले माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी, और इस वाले माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला माइक्रोस्कोप जो मेरे पास है, ये मेरे पास एक छोटे से डॉट को भी दो अलग अलग डॉट्स के अंदर आसानी से दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप एक जगह पे खड़े होते हैं, आपको दूर की जगह धुंधली नजर आ रही होती है, आपको लग रहा होता है सामने से भाई एक ही बंदा चलते हुआ आ रहा है, लेकिन अगर आप अपने चश्मे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा सामने से दो बंदे चलते हुए आ रहे हैं। तो क्या हुआ, जब आपने चश्मा नहीं लगाया हुआ था तो आपकी रेजोल्यूशन कम थी, आपको वो दो बंदे एक बंदा नजर आ रहा था। जैसे ही आपने लेंस अच्छा लगाया, आपको क्या हो गया, वो दो बंदे ही दिखने लगे आपको, तो ये आपकी रेजोल्यूशन बढ़ गई। यही चीज माइक्रोस्कोप के अंदर भी होती है। तो जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन अच्छी होगी माइक्रोस्कोप की, उतना अच्छा आपका माइक्रोस्कोप होगा और उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। A very high magnification can be obtained by ordinary light microscope, but their resolving powers is limited. It is about 500 times better than unaided human eye, but this is still not enough for viewing some of the smaller subcellular structures. अच्छा, एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो उस नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन तो आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं, आप जूम इन बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा जूम इन करने के बाद क्या होगा, लाइट माइक्रोस्कोप इतनी अच्छी रेजोल्यूशन नहीं देता है। मतलब उसके अंदर जो अभी आपको तस्वीर दिखेगी वो आपको ब्लर सी तस्वीर दिखेगी, वो ब्लर सी तस्वीर दिखेगी, तो मतलब क्या हो गया, उसकी रेजोल्यूशन कम है माइक्रोस्कोप। तो उसकी रेजोल्यूशन कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, लाइट माइक्रोस्कोप इतना प्रेफर नहीं किया जाता है। उसके बदले में अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप जूम भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं और उसकी रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होती है आपके पास। तो आपके पास स्ट्रक्चर की जो पिक्चर आती है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है आपके पास। इसीलिए सेल के जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जो न्यूक्लियस वगैरह चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो और डिटेल में हमें पिक्चर दिखा सकता है चीजों। इसके बाद हमारे पास चीज है कि टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अच्छा, सेल हमारे पास जो होता है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनल्स आप कह सकते हैं कि उसके अंदर डिफरेंट जो है पुर्जे मौजूद होते हैं सेल्स के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडी हो गई, बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं एक सेल के अंदर। तो इन ऑर्गेनल्स को अगर हमें सेपरेट करके निकालना हो, अलग करना हो, हमें उस सेल के अंदर से सिर्फ न्यूक्लियस को बाहर निकालना है, तो वो टेक्निक हम कौन सी लगाएंगे? तो इसीलिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, सेल के जो अंदर पार्ट्स हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसे होती है? आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कि आप सेल को सेल फ्रैक्शनेशन कर रहे हैं। फ्रैक्शनेशन मतलब कि आप एक सेल को उसके अंदर से उसके कंपोनेंट्स अलग अलग कर दे रहे हैं, कि ये कंपोनेंट आपने इधर कर दिया, ये कंपोनेंट आपने अलग निकाल लिया, ये कंपोनेंट अलग निकाल लिया, फिर उन एक एक कंपोनेंट को आपने अलग से स्टडी किया। तो इसको हम कहते हैं सेल की फ्रैक्शनेशन करना, कि आपने उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया, कि थोड़ा सा पार्ट न्यूक्लियस का है वो हमने साइड कर दिया, फिर हमने साइटोप्लाज्म अलग कर दिया, गोल्गी बॉडी अलग कर दिए, सेल मेम्ब्रेन सारी अलग कर दी एक जगह पे। ये चीज हमारे पास होती है सेल फ्रैक्शनेशन। For cell fractionation, first of all, it is necessary to break open a large number of similar types of cells in ice cold environment. इसकी टेक्निक हमारे पास होती क्या है फ्रैक्शनेशन करने के लिए? फ्रैक्शनेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो सेल हमारे पास मौजूद है, वो एक सेल नहीं, उसके जैसे काफी सारे सेल्स को हम ब्रेक कर देंगे। मतलब उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है जिससे वो बंधे हुए हैं, जो उनकी बाउंड्री है, जो चार दीवारी है, उसको हम तोड़ देंगे। उसको हम जैसे ही तोड़ेंगे तो क्या होगा, जितनी भी अंदर वाली चीजें हैं सेल की, वो सारी की सारी बाहर आ जाएंगी हमारे पास। सेल तो हमारे पास बंद होता है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज हुआ होता है, लॉक हुआ होता है। हम जब सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, अंदर जितना भी मटेरियल होगा, सारे के सारे ऑर्गेनल्स होंगे, वो सब क्या होंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, हमारे पास सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएंगे।
तो पहला स्टेप हमारे पास क्या चीज हो जाती है, सारे के सारे सेल्स को आइस कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर तोड़ना, ओपन कर देना या फिर ब्रेक कर देना। आइस कोल्ड एनवायरनमेंट के ऊपर करते हैं, हीट के अंदर नहीं करते। द सेल्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन अ होमोजेनाइजर और मोर्टर और ब्रोकन। एक होमोजेनाइजर मशीन आती है, एक ब्लेंडर किस्म की मशीन होती है। वो घरों में ब्लेंडर होते हैं ना हमारे पास, जिसमें मसाले पीसते हैं या फिर हम डिफरेंट चीजें पीसते हैं उसके अंदर, वो ब्लेंडर हमारे पास इस्तेमाल होता है सेल को क्रश करने के। उसके अंदर हम सेल्स डालते हैं अपने, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में, और उस ब्लेंडर ग्राइंडर को हम ऑन कर देते हैं। उससे क्या होता है, सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं, ठीक है। वो टूट जाते हैं, उनके अंदर का जितना भी मटेरियल होता है वो सारा बाहर आ जाता है। तो हमें फिर आसानी हो जाती है उसको अलग अलग करने में। सारा का सारा मटेरियल बाहर आ गया, फिर हम क्या कराते हैं, द फ्रीड कंटेंट ऑफ द सेल्स, जितना भी मटेरियल सारा सेल से बाहर आ गया है, हम उसको स्पिनिंग कराते हैं, हम उसको स्पीड के ऊपर घुमाते हैं। उसको स्पीड पे घुमाते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन कौन सा प्रोसेस होता है कि हम जितना भी वो लिक्विड आया है बाहर, सारा का सारे ऑर्गेनल्स, हम उसको हाई स्पीड के ऊपर घुमाते हैं। एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज के नाम से। उस मशीन के अंदर हम अपनी ट्यूब डालते हैं, जिस ट्यूब के अंदर हमने उसको मिक्स कराया था, सारी की सारी चीजें उसके अंदर टूट गई थी, उस ट्यूब को हम उस मशीन के अंदर डालते हैं, उस मशीन को बंद करते हैं और वो मशीन तेजी से घूमती है। वो मशीन तेजी से घूमती है तो हमारे पास क्या होता है, उस ट्यूब के अंदर सेल के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं हमारे पास, अपने वेट के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ रह जाते हैं, जो पतले और छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं, लेयर बन जाती है हमारे पास। पहले अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताऊं, तो एक नॉर्मल ट्यूब के अंदर आप जब सेल को होमोजेनाइज कराएंगे या फिर उसके अंदर उसके सारे सेल्स को तोड़ देंगे, तो एक नॉर्मल ट्यूब के अंदर क्या होगा, आपके पास ये सोल्यूशन आ रहा होगा, ठीक है, ये सोल्यूशन आपके पास आ रहा होगा ऐसा कलर का, ऐसा आपके पास एक सोल्यूशन आ रहा होगा। इसके अंदर सारी चीजें टूटी हुई हैं, सारे ऑर्गेनल्स जो है वो सेल से बाहर आ गए। जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करवा देंगे ना, तो सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद ये ट्यूब कुछ इस तरीके की दिखने लगती। ये ट्यूब आपके पास लेयर बना देती है, ये ट्यूब आपके पास यहाँ पे ऐसे करके लेयर बना देती है। ये ट्यूब ऐसे करके लेयर्स आपके पास बना देती है। ये ज्यादा लेयर मैंने बना दी, लेकिन थोड़ी कम लेयर्स होती है, लेकिन यहाँ पे लेयर आपके पास बन जाती है। तो आपको पता होता है कि भाई इस वाली लेयर के अंदर ये वाले ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे जिनका साइज इतना होगा, ये थोड़े और भारी मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये जो होंगे और ज्यादा मोटे और तगड़े मॉलिक्यूल्स हमारे पास। ये चीज हमारे पास इसके अंदर सेंट्रीफ्यूज के अंदर हो जाती है। एट अ लो स्पीड लार्ज पार्टिकल्स लाइक सेल न्यूक्लियस सेटल डाउन इन द सेडिमेंट। जब हम कम स्पीड के ऊपर उसको घुमा रहे होते हैं तो क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल सेल के अंदर मौजूद है ना, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस एक बड़ा मॉलिक्यूल है सेल का, वो नीचे बैठ जाता है हमारे पास ट्यूब के अंदर, जैसा कि मैंने दिखाया था, वो ट्यूब के अंदर नीचे बैठ जाता है। Smaller particles are still in the supernatant fluid which can be poured into a fresh tube and subjected to centrifugation at a higher speed. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास होता क्या है, हम एक ट्यूब लेते हैं, बस ये खत्म होने वाला है। हम एक ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर हमने डिफरेंट चीजें रख ली, ठीक है, हमने ट्यूब ले ली, इसके अंदर सारा का सारा जो सेल का हमारे पास काम था वो सारा कचूमर बना हुआ यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ था, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर सोल्यूशन में था। हमने इसकी सेंट्रीफ्यूजेशन कराई। सेंट्रीफ्यूजेशन जब हमने इसकी कराई तो क्या हुआ, हमारे पास नीचे तो सेल न्यूक्लियाई बैठ गए, ऊपर अभी भी हमारे पास लिक्विड मौजूद है, ठीक है, नीचे एक सॉलिड बन गया। हम क्या करेंगे, ये लिक्विड जो पूरा है, ये लिक्विड हमारे पास है, इस लिक्विड को एक दूसरी ट्यूब के अंदर डालें, ठीक है। ये सॉलिड हमारे पास आ गया, इस सॉलिड को हम निकाल लेंगे और अलग से उसको एनालाइज करना शुरू कर देंगे कि ये सॉलिड है क्या, न्यूक्लियस है, क्या चीज है। ये लिक्विड हमने दोबारा इसमें डाला, फिर दोबारा इसको घुमाएंगे, तो कोई और चीज हमारे पास सॉलिड बन जाएगी यहाँ। फिर हम दोबारा लिक्विड को किसी और ट्यूब के अंदर डालेंगे और हमारे पास इस वाले सॉलिड को हम दोबारा एनालाइज करने भेज देंगे, ये कुछ और चीज होगी। सेल न्यूक्लिया तो सारे निकल गए, अब कोई और चीज हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, हमारे पास गोल्जाई बॉडीज हो सकती है, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनल हो सकता है। इसी तरीके से हम सारे के सारे लिक्विड को निकाल निकाल के करते जाएंगे, सेंट्रीफ्यूज करते जाएंगे, जब तक हमारे पास लिक्विड खत्म नहीं हो जाता। सारा लिक्विड हमारे पास खत्म हो जाएगा तो हमारे पास सारी की सारी चीजें जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगी। फिर हम उनको आसानी से एक्सट्रैक्ट करके उनका टेस्ट करवा सकते हैं कि वो चीजें हैं क्या, उनमें काम क्या होता है, वो क्या चीजें, उनका नाम हम रख सकते हैं।
ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूजेशन का प्रोसेस होता है, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं, सेल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। ये हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम करते हैं क्लास एंड। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स से स्टार्ट करें।